हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। केमिकल काइनेटिक्स है क्या, हम पहले इसको ये समझते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द केमिस्ट। मतलब कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट उसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जितनी भी केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी को हम इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। क्या है इस चैप्टर में? दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि हमें इस चैप्टर में हर एस्पेक्ट से हमें एक केमिकल रिएक्शन को देखना है। अब इसमें क्या है, द फॉलोइंग 5 एस्पेक्ट। कौन कौन से एस्पेक्ट हमें रखने हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रेडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से किसी भी केमिकल रिएक्शन की प्रेडिक्शन करना कि मतलब वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, मतलब कि वो रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी, तो ये इस चैप्टर में हमें देखना है। दूसरा पार्ट है द एक्सटेंट टू विच a reaction will processed and can be determined by chemical equilibrium। केमिकल इक्विलिब्रियम एक अलग चैप्टर है, उसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं देखा जाएगा, पर हमें एक केमिस्ट के रूप में केमिस्ट्री में हमें ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने के लिए। अगला पॉइंट है स्पीड ऑफ रिएक्शन। हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन की स्पीड क्या है। दैट इज टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। मतलब एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद इक्विलिब्रियम गेन करना पड़ता है। अब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब गेन करेगी, तो हमें उसकी स्पीड डिटरमाइन करनी होगी। तो हमें इस चैप्टर में ये भी पढ़ना होगा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, फोर्थ फैक्टर क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड। अब उस स्पीड को क्या क्या अफेक्ट करता है वो भी हमें देखना है। अगला है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब उस रिएक्शन के अंदर कौन सी मैकेनिज्म चल रही है वो भी हमें देखना है। दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्विंग रीच टू द फाइनल प्रोडक्ट। जो हमारा रिएक्टेंट है और जो वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो उसके बीच की जो रिएक्शंस की मैकेनिज्म है वो हमें इसी चैप्टर में देखनी है। अब जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है, जो एक्सपेक्ट है केमिकल रिएक्शन आंसर इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, वो किस में ब्रांच केमिस्ट्री में होगा? केमिकल काइनेटिक्स में। तो हम इसी चैप्टर में इन तीनों एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। ओके, अब ये क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड और रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब हमें इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है? स्पीड एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमें ये भी पढ़ना है कि अब उस स्पीड पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एंड द मैकेनिज्म विच विथ द रिएक्शन प्रोसीड। मतलब कि अब मैकेनिज्म भी देखना है। तो हमें तीनों पॉइंट टिक हो गए, पहला स्पीड, दूसरा रेट, और तीसरा उसमें फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, और चौथा हमारा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हमें ये सभी पॉइंट्स को इस चैप्टर में क्लियर करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले देख रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ रिएक्शन। मतलब अब हमें क्या करना है, किसी भी रिएक्शन को हमें क्लासिफाई करना है किस पे बेस्ड पे? स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन पे हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो हमारा सबसे पहला क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन। अबे सबसे पहले देखना क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन। दिस रिएक्शन अकर वेरी फास्ट रेट। मतलब इन सभी रिएक्शंस का क्या होगा, जो कंप्लीट होने के प्रोसेस होगी वो बहुत ही फास्ट होगी। जनरली दिस रिएक्शन इन्वॉल्व आयनिक स्पीशीज। तो इसमें जनरली हमें आयनिक स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जो आयंस की स्पीशीज रहती हैं, thus known as आयनिक रिएक्शन। तो हम उन्हें आयनिक रिएक्शन ही बोलते हैं। दिस रेट टेक्स प्लेस 10⁻⁻14 to 10⁻⁻16 सेकंड फॉर द कंप्लीशन। मतलब कि इतने कम टाइम के अंदर ही ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं, 10⁻⁻14 और 10⁻⁻16 सेकंड्स। ओके, तो अब कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल देखिए, सबसे पहला है आपका HCl और NaOH की एक रिएक्शन। एसिड और बेस की रिएक्शन है। हमारा HCl जो है वो एसिड है और NaOH बेस है। तो हमारा जो रिएक्शन कंप्लीट होगी वो NaCl फॉर्मेशन होगा, जो कि सॉल्ट है, और वाटर रिलीज होगा। तो ये जो रिएक्शन होती है बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है आपकी BaCl2 प्लस H2SO4। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो है BaSO4, जिसका प्रेसिपिटेशन बन जाएगा और 2 HCl मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ओके, अगली थर्ड रिएक्शन है आपकी Ba+2 प्लस SO4-2। दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। जब इनका रिएक्शन होगा तो ये भी बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी और BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट वहीं पे बन जाएगा। फोर्थ रिएक्शन है आपकी AgNO3 प्लस NaCl। तो जो कंप्लीट रिएक्शन होगी वो AgCl कन्वर्ट करेगी और NaNO3 का फॉर्मेशन होगा। ये भी फास्ट रिएक्शन है। अगली फास्ट रिएक्शन है आपकी Ag प्लस प्लस Cl माइनस। दोनों एक सॉल्यूशन है, जल्दी से रिएक्ट करेंगे और AgCl का फॉर्मेशन होगा। तो ये है आपकी कुछ 5 वेरी फास्ट रिएक्शन। और भी बहुत सारी वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, उनमें से कुछ ये एग्जांपल थे।
द काइनेटिक ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी स्टडीड बाय अ सिंपल ऑर्डिनरी मेथड। और इनके अंदर की जो मैकेनिज्म है, काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, इनके अंदर का मूवमेंट, मैकेनिज्म और स्पीड, तो ये इतनी फास्ट है, तो इनके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है हमें ये पता करना सिंपल ऑर्डिनरी मेथड तो नहीं है, हमें इसके लिए कॉम्प्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करना होगा। आगे देखते हैं हम अगला क्लासिफिकेशन जो है वेरी स्लो रिएक्शन। अगला क्लासिफिकेशन में हमें देखना है वेरी स्लो रिएक्शन, अभी फास्ट थी अब स्लो। दीज आर द सर्टेन रिएक्शन विच आर एक्सट्रीमली स्लो, मतलब कि बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होती रहती है। दिस रिएक्शन में रिक्वायर्ड मंथ्स और इवन ईयर, मतलब इतनी स्लो है कि इनको मंथ भी लग जाते हैं या फिर साल भी लग जाते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, टुगेदर फॉर देयर कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे पहले आपका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमारा आयरन है, इसके ऊपर जब मॉइस्चर होता है, हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल में कोरोजन देखा था, कोरोजन में हमने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल। रस्टिंग ऑफ आयरन के एग्जाम्पल हमने देखा था कि वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, मतलब उसमें मेटल्स रखा हुआ है, उसके ऊपर मॉइस्चर होगा, फिर उस पे गैसेस का वर्किंग होगी, O2 CO2 का वर्किंग होगी, तो ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो होती है। जो केमिकल रिएक्शन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। तो इसमें फॉर्मेशन क्या होता है, Fe हमारा कंप्लीट होता है फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 और H2O के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस होती है बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। दूसरा एग्जांपल है आपका सुक्रोज, शुगर का लेक्टिटोल है आपका जो शुगर, उसका जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब ये भी बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो काइनेटिक ऑफ सच रिएक्शन आर हार्डली और एनी फिजिकल इंपॉर्टेंस, इसका जो केमिकल काइनेटिक्स में है वो ज्यादा यूज होता है क्योंकि स्लो रिएक्शन की स्टडी करना इजी होता है, ठीक है। अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन है स्पीड पे बेस पे, तो वो है मॉडरेट रिएक्शन। मतलब हमने पहले देखा फास्ट रिएक्शन, फिर देखा वेरी स्लो रिएक्शन, अब हम देख रहे हैं मॉडरेट रिएक्शन, मतलब इन दोनों के बीच की स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो बिटवीन ऑफ टू एक्सट्रीम्स, मतलब जो हमारा स्लो और फास्ट था, these are the number of the reaction which takes place in the moderate and measurable rate, मतलब कि जहाँ मैक्सिमम जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो मॉडरेट रिएक्शंस की होती हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शन ही होंगी जो फास्ट हैं, कुछ रिएक्शन है जो स्लो है, पर मैक्सिमम जो हमारी रिएक्शंस होती है वो मॉडरेट रिएक्शन रेट होती है, उनकी किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाके कंप्लीट होती है at a room temperature, and it's a reaction which is studied in the detail in chemical kinetics। और chemical kinetics में ही हम इन चैप्टर इसमें जाके इसको हम पढ़ेंगे, मॉडरेट रिएक्शन को ही इस चैप्टर में जाके स्टडी किया जाएगा। इसी को क्यों, फास्ट को स्लो को क्यों नहीं, क्योंकि अगर केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करनी है तो फास्ट रिएक्शन है तो जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी, हम उसमें से कुछ भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। दूसरा है वेरी स्लो, अब स्लो रिएक्शन है, मान लो ईयर में कंप्लीट हो रही है या वीक में कंप्लीट हो रही है, तो हम कब तक उसकी एनालिटिकल प्रोसेस रखते रहेंगे, कब तक उसकी डाटा मेंटेन करेंगे। तो हमें ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन पे स्टडी करनी है ना ही वेरी स्लो पे, हमें कुछ रिएक्शंस जो चाहिए वो है हमारी मॉडरेट रिएक्शन, इन्हीं पे हम केमिकल काइनेटिक्स की डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अब मोस्टली ऑफ दिस रिएक्शन आर मोलिकुलर इन नेचर, तो ये जो रिएक्शन होती है वो मोलिकुलर रिएक्शन होती है। फॉर सम एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हम एग्जांपल देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, इसमें सबसे एग्जांपल है आपका ये एक इथाइल एसीटेट है, ये ईस्टर कहलाता है। इथाइल एसीटेट H2 के साथ ये रिएक्ट करता है और H+ आयन का इसमें रिलीज होता है, H+ आयंस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और उसमें क्या होता है आपका एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना ही वेरी फास्ट और ना ही वेरी स्लो, एक मॉडरेट टाइम इंटरवल में ये कंप्लीट होती है, ओके, और ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी। आगे देख रहे हैं हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, जब हम शुगर के वाटर के अंदर रिएक्शन करा रहे हैं सुक्रोज का, तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइज होगा प्रोटॉन की प्रेजेंस में और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल डेवलप होगा या फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भी एक मॉडरेट रिएक्शन है जिसकी हमें केमिकल काइनेटिक्स में पूरी कंप्लीट स्टडी करनी है। ऐसी ही रिएक्शन को हम इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कंप्लीट स्टडी करेंगे, इन्हीं की कई सारी प्रोसेस देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। आगे देखते हैं, अगला है हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमें मेनली इस चैप्टर में सबसे पहला स्पीड देखना है, स्पीड किस पर डिपेंड करती है, उसके रेट पे। अब रेट क्या होता है, इट मीन्स द स्पीड विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कि एक स्पीड जिस पे ये रिएक्शन होगी। जस्ट एज ए स्पीड ऑफ व्हीकल इज एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, जैसे हम किसी भी व्हीकल को एक्सप्रेस करते हैं उसके टर्म में डिस्टेंस ट्रेवल इन अ टाइम, जैसे हम कहते हैं कि कोई अगर व्हीकल है तो इतने टाइम में इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी तो ये इसकी स्पीड होगी, हम स्पीड कैलकुलेट ऐसे ही करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ऐसे ही हमें केमिकल रिएक्शन की भी स्पीड को कैलकुलेट करना है। एज अ रिएक्शन प्रोसेस द रिएक्टेंट हैज कंज्यूम एज टू प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब कि जो हमारा रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। दस द स्पीड
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड, तो हम इससे हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन के डिपेंड पे। किसकी रिएक्शन, किसके अंदर कंसंट्रेशन का चेंज आएगा, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम मतलब कुछ टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, वही हमारी स्पीड हो जाएगी। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म, ठीक है। तो पहला है द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के अंदर किसी भी टाइप के कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना, वो भी हमारा रेट कहलाएगा। दूसरा द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर कोई सा भी इंक्रीमेंट, अब हम देखेंगे कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट पार्ट होगा वो डिक्रीज होगा, उसका कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बढ़ता चला जाएगा क्योंकि उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम रेट किस में लिख सकते हैं, या तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों में हम इसका लिख सकते हैं। फॉर सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन assuming the volume of the system remain constant, तो एक सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन में हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन में R जो कि प्रोडक्ट में रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट मतलब R इज प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट P, मतलब कि 1 मोल अगर हम रिएक्टेंट लेते हैं तो जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट बनेगा वो भी 1 मोल बनेगा। तो हमारे लिए क्या होगा, R ये हमारी कंसंट्रेशन हो गई R1 और ये प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R एंड प्रोडक्ट इज P, मतलब हम कंसंट्रेशन अगर लें R की तो हमने उसको लिया रिएक्टेंट R एंड प्रोडक्ट P रेस्पेक्टिवली एट द टाइम T1 एंड R2 एंड P2 एट द कंसंट्रेशन एट द रेस्पेक्टिव टाइम T2, मतलब कि क्या कि हमने जब रिएक्शन करवाई तो हमने जो R1 लिया वो लिया एट अ टाइम T1, मतलब या फिर P1 या जो R1 है जो कंसंट्रेशन हमने ली वो कितनी है T1 टाइम पे, पर हम जब ले रहे हैं R2 और P2 तो वो लिए हमने टाइम T2 पे, ठीक है। तो हमारा अगर हम डिफरेंस देखें इसका और इसके टाइम का तो हम डिफरेंस कैसे लिखेंगे, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, जो ज्यादा टाइम है उसमें से कम टाइम को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा मतलब कि कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया, हमारा जो R डेल्टा R है मतलब कि कंसंट्रेशन में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसा होगा, जो बना है जो बचा हुआ है उसमें से जो था वो माइनस कर देंगे, और प्रोडक्ट में से क्या होगा P2 माइनस P1, सिंपल सी बात है, ये क्लियर होना चाहिए। अब आगे देख रहे हैं द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस इन अ मोलर कंसंट्रेशन, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिए गए ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब अगर हम देखें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ R, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है वो जिस रेट से खत्म हो रहा है वो कैसे लिखेंगे, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस की जगह यहाँ पे ले रहे हैं हम कंसंट्रेशन में चेंज, अब रिएक्टेंट है तो चेंज कैसा आएगा, डिक्रीज में चेंज आएगा उसका, तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम, तो ये हो जाएगा डेल्टा R बाय डेल्टा T, ओके। अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P मतलब प्रोडक्ट, तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो बन रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस तो ऑफ P, तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन, सिंपली ये हो जाएगा आपका डेल्टा P बाय T। अब आप ये ध्यान से देखिए कि जो रिएक्टेंट है उसको हमने माइनस में लिखा है और जो प्रोडक्ट है उसको हमने प्लस में लिखा है, क्यों, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको लिख रहे हैं माइनस में, और जो आपका प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्लस में लिखाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब मेथड्स टू राइट ए एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, अब हमें देखनी है मेथड कि इनको लिखे कैसे, मतलब कैलकुलेशन करनी है हमें तो इनको लिखना होगा, तो उसकी मेथड्स क्या है एक्सप्रेशन को लिखने की। अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, इन ऑर्डर टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर एज फॉलोज। अब कैसे रेट लिखेंगे हम, रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन अ सेम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों रिएक्शन का मतलब रिएक्शन का अगर सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर सेम है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, इन अभी इसका एक केमिकल रिएक्शन देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन जब रिएक्ट करती है तो वो फॉर्मेशन करती है आपका NO2 और O2 गैस, जब आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड NO रिएक्ट करती है ओजोन लेयर से O3 और तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है NO2 प्लस O2, तो ये है आपकी सिंपल सी रिएक्शन। अब इसमें क्या जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, मतलब कि ये रिएक्टेंट के जो पार्ट लिए गए हैं हमने वो अगर हमने 1 सभी में अगर 1 NO है 1 O3 है 1 NO2 फॉर्म हुआ है 1 O2, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनका सिंगल सेम मोल है, ठीक है। इन केस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि जो नंबर ऑफ मोल्स है इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 है,
सभी का एक ही मोल, रिएक्टेंट में भी एक ही मोल है और प्रोडक्ट में भी एक ही मोल है, तो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो सेम है। तो अब देख रहे हैं ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर सेम, therefore the rate of reaction may be expressed in a term rate of disappear of nitric oxide or ozone is alternative by the rate of appearance of nitrogen dioxide and oxygen, thus the rate of reaction is given। अब हम rate of reaction कैसे लिखेंगे, rate of disappearance of NO, ये डिसअपियर होगा, ये भी डिसअपियर होगा, ये अपीयरेंस होगा और इसका भी अपीयरेंस होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO is equal to the rate of disappearance of O3 which is also equal to rate of appearance of NO2 और वो भी इसको इक्वल होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। तो ये सभी आपस में इक्वल हैं, पर इनका डिसअपियरेंस होगा, इनका भी डिसअपियरेंस होगा और लास्ट में जो प्रोडक्ट है उनका अपीयरेंस होगा। तो हम इसको अगर पिछले मेथड से लिख के देखें तो क्या होगा, डेल्टा, ये यहाँ था अपना रिएक्टेंट मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय डेल्टा T, कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T और NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो जो डिसअपियर हो रहे हैं उनको माइनस में लिख देंगे और जो अपीयर हो रहे हैं वो प्लस में रहेंगे, ठीक है। अब सेकंड देख रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कंसीडर गैसियस रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इनके बीच में हम जो रिएक्शन देख रहे हैं वो कैसे लिखी जाएगी, अब हम देख रहे थे कि जब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका डिफरेंट होगा, मतलब कि जब हमने इसमें 1 मोल H2 लिया, 1 मोल I2 लिया, पर हमारा जो फॉर्मेशन हुआ वो 2 मोल का हुआ, तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि सिंपली हम जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू, अब ये रिएक्टेंट है हमारा तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। अगला है आपका माइनस डेल्टा I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T विच इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो जो जितने मोल्स लिए हैं वो 1 बाय में लिखे जाएंगे, जितने भी मोल्स हैं तो 1/2 डेल्टा HI डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो ये होगी इसकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने की एक्सप्रेशन टर्म, ठीक है। तो आपको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट समझ में आ गया कि कैसे लिखा जाता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली जितने भी मोल्स लिए हैं उसको डिवाइडेड फॉर्म में लिख देंगे, 1/4 फॉर्म में लिख देंगे और सिंपली इस टाइप से लिख देंगे, ओके। अब आगे देख रहे हैं हम एवरेज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब एवरेज रेट देख रहे हैं एंड इंस्टेंटेनियस रेट देख रहे हैं, मतलब कि किसी भी रिएक्शन की या तो एवरेज रेट या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो निकालनी है। अब रेट ऑफ एक्सप्रेशन सो फार गिवन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ टाइम इंटरवल T, मतलब अगर हम किसी भी रिएक्शन का कंप्लीट ओवरऑल टाइम इंटरवल रखें तो वो होगा डेल्टा T। दिस में बी एक्सप्रेस्ड, अब उसको कैसे लिखेंगे हम, द रेट ऑफ change in concentration of any one of the reactant or product at a particular instant of time। तो एवरेज रेट क्या होगी, सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। अगला क्या देख रहे हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द टाइम इंटरवल डेल्टा T, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल और पॉसिबल सो दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। अब हमने क्या करा है कि किसी भी इंस्टेंटेनियस रेट में अगर निकालना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, तो हमने उसका टाइम इंटरवल ले लिया डेल्टा T, और डेल्टा T को हमने क्या करा, बहुत ही छोटा कर दिया, ऑल पॉसिबल स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिया है उसको हम। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में लिखते हैं आप, तो उसको कंप्लीटली स्मॉल एज पॉसिबल फॉर्म में ले आएंगे हम। तो डेल्टा T बिकम वेरी स्मॉल एंड अप्रोच जीरो, मतलब इतना छोटा कर देंगे कि वो बिल्कुल जीरो के अप्रोच पे होगा। तो जो हमारा रेशियो होता है डेल्टा x बाय डेल्टा T का, उसको हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे डेरिवेशन फॉर्म में dx बाय dt से, ठीक है। दस इन जनरल फॉर द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज, तो जो चेंज निकलेगा हमारा वो होगा लिमिट डेल्टा T से लेके 0 तक, डेल्टा x डेल्टा T कितना हो जाएगा, dx बाय dt। तो x क्या है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ या तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। अब वेयर dx इज द इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज, मतलब कि इतना स्मॉल चेंजेस है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है कि कंसंट्रेशन में करस्पॉन्डिंग टू द इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन अ डेल्टा टाइम, मतलब कि बहुत ही कम समय में जो बहुत कम चेंजेस आता है उसको हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट में। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंजेस इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम, तो वही dx बाय dt।
ओके, तो ये हो गया आपका एवरेज रेट। अब आगे देख रहे हैं हम किसी रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे हम, तो किसी रिएक्शन के लिए कैसे देखेंगे, देखिए अगर हमारा सिंपल सी एक रिएक्शन लेते हैं, रिएक्टेंट जो है हमारा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारा जो आर की कंसंट्रेशन है वो कैसे लिखाएगी, मतलब आर का इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे अगर हमें उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखनी है तो सिंपली उसे लिख देंगे माइनस एक्स बाई डी एक्स बाई डी टी था, यहाँ पर एक्स हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर हम देख रहे हैं प्रोडक्ट में हमें निकालना है जिसकी लिमिट भी डेल्टा टी से 0 होगी, तो हम सिंपली एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, पी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो सिंपली dp by dt हो जाएगा। एज एवरेज रेट अप्रोचेस द इंस्टेंटेनियस रेट डेल्टा टी बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये रेट को हम अप्रोच करते जाएंगे तो वो डेल्टा टी बहुत ही छोटा होता चला जाएगा। सिंपली हम रेट को भी अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहें तो वो सिंपली क्या लिखाएगा आपका dr by dt, या फिर प्रोडक्ट के लिए देखना है तो dp by dt। अगर हम एक दूसरी रिएक्शन जो कि हम जनरली पढ़ते हैं उस रिएक्शन के टर्म में देखें, मान लीजिए a मोल्स ऑफ a लिया है, मतलब a स्मॉल मोल, जो स्मॉल लेटर में लिखे हैं वो आपके मोल्स हैं और जो कैपिटल में लिखे हैं वो आपका मॉलिक्यूल या फिर एटम होगा, ठीक है। तो a प्लस bb जो कि आपका इक्विलिब्रियम में बनेगा वो cc प्लस dd बनेगा। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे इसकी, सिंपली क्या करना है 1 बाय a जो आपका मोल होता है उसको 1 बाय फॉर्म में लिखते हैं, dA बाय dt जो कि आपका रिएक्टेंट है तो हमें इसको माइनस में लिखना है, आपका B भी रिएक्टेंट है तो इसे भी माइनस में लिखना है। सिंपली जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम जिस टाइप से इसको लिखते हैं वैसे ही लिखना है आपका, और जो प्रोडक्ट है उसको आपको प्लस फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब आगे देख रहे हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को, उन फैक्टर्स को हमें भी पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है उस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। द कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द काइनेटिक ऑफ रिएक्शंस। तो हमें जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और उसी से हम डिफाइन करते हैं कि इसकी स्पीड और इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा। जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जनरली ये देखा गया है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर हम रेट ऑफ रिएक्शन माने, तो वो जनरली इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ठीक है। द रेट गेट डबल्स बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखा जाता है कि ए का अगर कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाएगी। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी हम ये सभी ऑर्डर के रिएक्शंस भी देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम। तो जितने पार्टिकल्स उसमें गिवन वॉल्यूम होते हैं वो भी उसी कंसंट्रेशन के हिसाब से इंक्रीज हो जाते हैं, thereby increasing the effective collision rate of the molecule। और क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इफेक्टिव कोलाइजन रेट होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर जो कोलाइजन रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसके अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना भी ज्यादा हो जाएगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलाइजन रिजल्ट इन द हायर रेट ऑफ रिएक्शन। जितने ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा उसमें कोलाइजन होगा, और जितना ज्यादा कोलाइजन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सिंपली ये आपका एक थिंकिंग हो सकती है कि आपका जो जितने ज्यादा आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, अब आगे देख रहे हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड आपका पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। हमने ये देखा है कि जो आप जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं बट फॉर ऑल दोज रिएक्शन विच आर एक्सोथर्मिक, पर ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। द रेट डिक्रीज विद राइज इन द टेम्परेचर। पर जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनका रेट डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो फिनोमिना चलता है वो डिफरेंट टाइप से चलता है। अगर हम उसमें टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसकी केमिकल रिएक्शन में अफेक्ट आएगा और उसका जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट रेट बिकम डबल विद द 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। पर हम जनरली क्या देखते हैं, जैसे हम 10 डिग्री सेल्सियस रेट बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। 10 डिग्री अगर हमने किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। ओके, द रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। और जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उनका टेम्परेचर के साथ इंक्रीमेंट देखा जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका फैक्टर जो कि रेट पर डिपेंड करता है। अगला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट है, जो आप जिसमें केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं, या फिर जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उन दोनों पे भी डिपेंड करता है कि ये फॉर्मेशन फिजिबल है या नहीं। अगर फिजिबल है, एक फेवरेबल कंडीशन है, तो जो केमिकल रिएक्शन है वो अच्छे से होगी। तो हम इस पर डिपेंड करते हैं कैसे, फिजिकली और केमिकली दोनों पॉइंट पे देखेंगे कि अगर फिजिकल नेचर देखा जाए तो क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, और केमिकल नेचर पे देखा जाए तो क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम फिजिकल नेचर। एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस, जैसे हम पार्टिकल साइज डिक्रीजेस, द सरफेस एरिया ऑफ सेम मास इंक्रीजेस, द स्मॉलर पार्टिकल देयरफॉर द रिएक्ट मोर रैपिडली देन अ लार्ज पार्टिकल। आपका जो स्मॉल पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो इन कंपेयर टू द जिनका साइज ज्यादा है उनके साथ रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगी। ओके, तो हमें ये पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है कि लार्जर पार्टिकल पे रैपिडर देन लार्जर पार्टिकल, मतलब स्मॉल पार्टिकल की रिएक्शंस लार्जर पार्टिकल की रिएक्शन से तेजी से होगी। तो ये हो गया आपके फिजिकल नेचर पे डिपेंड। फॉर एग्जांपल, वुड शेविंग हैविंग ग्रेटर सरफेस एरिया बर्न मोर रैपिड देन अ लॉग ऑफ वुड, मतलब कि जो शेविंग की वुड होती है उसका ग्रेटर सरफेस एरिया होता है तो वो जल्दी से जलती है। और जो हमारी लॉग की वुड होती है, जो लकड़ी, मतलब जो पेड़ की जो लकड़ी रहती है, पूरी पेड़ की लकड़ी, वो धीरे धीरे जलती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे जलेगा। तो उसके अंदर जितना ज्यादा सरफेस एरिया आप कम करते चले जाएंगे तो उसकी केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से होगी। आगे देख रहे हैं, होमोजीनस रिएक्शन आर फास्टर देन हेट्रोजीनस रिएक्शन। और सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, होमोजीनस रिएक्शन जो होती हैं वो हेट्रोजीनस रिएक्शन से ज्यादा तेजी से होती हैं। ओके, उनका केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। सेकंड है आपका केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब केमिकल नेचर कैसे पता करें? फर्स्ट है हमारा, इन केमिकल रिएक्शन बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट आर ब्रोकन एंड द प्रोडक्ट आर फॉर्म। तो हम केमिकल रिएक्शन में क्या देखते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का बॉन्ड देखते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट है उनका जो फॉर्मेशन होगा बॉन्ड्स का वो देखा जाता है। Thus the rate of reaction depend upon the number and the nature of the bond। मतलब कि कोई रिएक्शन में अगर बॉन्ड्स ज्यादा हैं या फिर बहुत ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है तो वो रिएक्शन धीरे धीरे फॉर्म होगी, और अगर जो बॉन्ड्स है वो वीक है और उनको हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो वो जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो केमिकली इस पे डिपेंड करता है। अब एग्जांपल देखते हैं एनो का। जब हम सेम रिएक्शन करा रहे हैं O2 से, और CO की भी हम सेम रिएक्शन करा रहे हैं O2 से, तो हम देख रहे हैं कि NO2 जो फॉर्म हो रही है वो फास्ट फॉर्म हो रही है, और जो CO फॉर्म हो रहा है, CO से जो CO2 फॉर्म हो रहा है वो बहुत स्लो है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं जो NO के बीच में जो फॉर्म होता है वो होता है N ट्रिपल बॉन्ड O, और जब हम इसमें ऑक्सीजन का बाइंड करवाते हैं तो ये जल्दी से फॉर्म कर देता है आपका NO2 का। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड जल्दी से रिएक्ट करते हैं बाय द इन कंपैरिजन ऑफ डबल बॉन्ड। जो CO में होता है वो होता है डबल बॉन्ड, तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो CO2 का धीरे धीरे होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर रहते हैं ट्रिपल बॉन्ड के। जितने कम बॉन्ड होते हैं उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो जितने ज्यादा बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी कम होगी तो जब रिएक्शन होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, बड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, तो इस बात पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। टू रिएक्शन डिफर इन द नेचर ऑफ बॉन्ड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ बॉन्ड पे, ये ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, और एक्टिवेशन एनर्जी पे। जो हमारा CO2 है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, इसलिए वो स्लो है। The first reaction is fairly rapidly low activation energy, where the second reaction takes place very slow because it requires high activation energy। जो CO2 है इसको high activation energy की जरूरत होती है बनने के लिए, इसलिए इसकी रिएक्शन बहुत स्लो होती है। ओके, ये होगा इसके 3 पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब हमें देखना है कि फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट ऑफ रेडिएशन से कैसे अफेक्ट होता है। देख रहे हैं, द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन मे बी स्पीडेड अप बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कि फोटोन को एब्जॉर्ब करने से बहुत तेजी से होने लगती हैं। फॉर सुटेबल रेडिएशन एब्जॉर्ब इन द रिएक्टिंग सिस्टम, सच रिएक्शन आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जांपल हम देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ HCl। HCl का फॉर्मेशन किससे होता है?
combination of H2 plus Cl2. In the dark is slow reaction, but in presence of sunlight the reaction very fast. जब हम इसको डार्क में रख देते हैं H2 और Cl2 को, जब हम रिएक्ट करते हैं इन डार्क कंडीशन, तो जो रिएक्शन कंप्लीट होती है वो बहुत ही स्लो होती है। और जब हम उसको एक यूवी लाइट में या फिर सनलाइट में जब हम उसको रख देते हैं, तो जो आपकी रिएक्शन होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि H2 और Cl2 आपके फोटोन्स पे डिपेंड करते हैं। जितने ज्यादा उनको फोटोन्स मिलेंगे उनकी केमिकल रिएक्शन उतनी अच्छे से होगी। तो इस बात पे डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। अब आगे देख रहे हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपको पता है सिंपली कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है, या तो केमिकल रिएक्शन को वो फास्ट कर देता है या फिर केमिकल रिएक्शन को स्लो कर देता है। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो स्लो कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो कर देंगे। तो लो कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का वो बहुत ही जल्दी से होने लगेगा। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज catalyzed by H plus ion. It can be clearly seen that the rate of hydrolysis enhanced with the increase in the concentration of H plus. अगर हम एक इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइज कराएं, ये आपका एग्जांपल है इथाइल एसीटेट का, जब हम उसको सिंपली हाइड्रोलाइज कराते हैं तो वो नॉर्मली तो हाइड्रोलाइज बहुत स्लो होता है, पर जब हम उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन। जब उसको एक रिएक्शन में H प्लस आयन मिल जाते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ही तेजी से होने लग जाती है। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट है या नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ फैक्टर हो गए हैं 5। अब सिक्स्थ फैक्टर क्या है आपका? प्रेशर। लास्ट फैक्टर है आपका ये प्रेशर। क्या है? इफ द रिएक्टेंट इन अ गैसियस फेज प्रेशर हैज बीन सिग्निफिकेंट रोल इन अ रिएक्शन। जो हमारे गैसियस रिएक्शन होती हैं उसमें प्रेशर का रोल बहुत ज्यादा होता है। इन अ रिएक्शन वेयर नो मोल्स आर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग प्रेशर एनहांस द रिएक्शन। तो जैसे जैसे आप मोल्स और के अंदर तो कोई चेंज नहीं आता है, ना ही इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, पर जब आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। ओके, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके बाय। अब